हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। हमने स्टैट्स में चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका आज 6th पार्ट करने वाले हैं। 1 to 5 पार्ट्स हमने थ्योरी कवर की, मतलब कौन सी टर्म्स हैं, और बाकी पार्ट्स में हमने ये क्या किया, न्यूमेरिकल्स किए। इसके लार्ज सैंपल के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीख रहे हैं। हमने ये 1 to 4 कवर कर लिए टॉपिक्स। अब हम आज करेंगे ये 5th टॉपिक, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वाला तो कर लिया था टॉपिक, लेकिन डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ये वाला टॉपिक नहीं किया था। आज हम यही करने वाले हैं। सुपर इजी है, ध्यान से चीज देखना। यही लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। आज की क्लास में जो नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना सीखेंगे, लिटरली जितनी पीछे क्लासेस की हैं वो सारा रिवाइज हो जाएगा। आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखने में कोई डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन खुद बता रहा होता है ये नल हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेटिव। बस हम आज ध्यान से चीजें देख रहे होंगे। नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, जो पॉइंट आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो, अच्छा इसका मीनिंग ये है, वो साथ साथ लिखो कि नल हाइपोथेसिस में मुझे ये याद रखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखो वहां पे नोट्स बनाते हुए, ताकि आप चैप्टर इजीली कर पाओ। बहुत अच्छे से आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में हमने करने हैं 4 क्वेश्चन, सुपर इजी वे में करेंगे। पहले लिखेंगे फॉर्मूला, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करें, फिर करते हैं स्टार्ट विद द फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला देखते हैं। अब हमें किसके लिए फॉर्मूला चाहिए, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, मतलब दो प्रोपोर्शंस की बात हो रही होगी, तो यहां पे हमारे पास P1 भी होगा और P2 भी होगा। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो यहां पे कैपिटल P1 कैपिटल P2 दो होंगे। दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बीच का डिफरेंस है, दो पे बात चल रही होगी। अब फॉर्मूला लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। स्मॉल p माइनस कैपिटल P, मतलब स्मॉल सैंपल, सैंपल माइनस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन माइनस हो रहे थे। यही फॉर्मूला आज का है। z इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 माइनस दैट इज कैपिटल P1 माइनस P2। सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे भी सैंपल माइनस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन माइनस हो रहे थे, यहाँ पे भी सैंपल माइनस पॉपुलेशन के हो रहे हैं। प्रोपोर्शन दो थे तो P1 माइनस P2, यहाँ पे P1 माइनस P2, बीच में माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे एक थे तो P माइनस P, यहाँ दो है, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। दिस नीचे क्या आता है, स्टैंडर्ड एरर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, P1 माइनस P2। ऐसे फॉर्मूला रिलेट करके लर्न करोगे तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलने वाले। स्मॉल p माइनस कैपिटल P एक प्रोपोर्शन से, यहाँ दो प्रोपोर्शन है तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, ये कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला देखो, दो तरह फॉर्मूलाज हैं इसके, लिख रही हूँ यहाँ पे P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2। ये इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर निकालने का। इसका फॉर्मूला ये भी है स्मॉल p की फॉर्म में, यहाँ पे P Q 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2। ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनसे हम स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे होंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यही क्लास में फॉर्मूलाज लर्न करवा के जाऊंगी। अब यहाँ पे जो ये PQ है ये तो हमारे पास है ही नहीं, ऊपर तो P1 P2 है हमारे पास, स्मॉल p स्मॉल q कहीं नहीं है। तो जब हम इस फॉर्मूला से स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे होंगे, हमें ये स्मॉल p स्मॉल q कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरी बात बहुत ध्यान समझो, क्वेश्चन से हमें P1 P2 मिल जाएगा, लेकिन ये स्मॉल p स्मॉल q नहीं मिलने वाला। तो अगर आपके पास डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं तो आपको स्मॉल p स्मॉल q भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। P1 P2 तो करना ही है, ये स्मॉल p स्मॉल q ये कैसे होंगे ध्यान से समझना। P इज इक्वल्स टू N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2। अभी जस्ट समझो, जब क्वेश्चन कराऊंगी ये कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, बहुत अच्छी चीजें समझ आ रही होंगी। तो अगर स्टैंडर्ड एरर का मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ तो पहले मुझे PQ निकालना पड़ेगा। इस P का फॉर्मूला ये है, और Q कैसे निकल जाएगा, 1 माइनस P करके। जो इसका आंसर आएगा ना वो 1 में से माइनस कर देंगे, मुझे Q मिल जाएगा। बताओ समझ आई चीज।
पक्का अच्छे से ये फॉर्मूलाज आपके माइंड में होने चाहिए। स्टैंडर्ड एरर का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, स्मॉल p स्मॉल q, ये p q ऐसे निकाल रहे होंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, कई बुक्स में इस q1 की जगह 1 माइनस p1 लिखा होगा। मैं बुक्स का भी बताती हूँ, आपको लगता है फॉर्मूला अलग है मैम बुक में, नहीं, इस p1 की जगह, इस q1 की जगह बुक्स में 1 माइनस p1 भी लिखा हो सकता है, इसकी जगह 1 माइनस p2 भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है, 1 माइनस p1 को q1 ही लिखते हैं। बस ये फॉर्मूला माइंड में रखना है, हम डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कर लेंगे। बताओ ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लिए, फॉर्मूला जरूर क्लास में नोट किया करो, लिखोगे तभी लर्न होंगे फॉर्मूलाज। क्लियर है चीज, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए फिर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट A 450 persons were considered regular consumers of tea। 450 पर्सन जो है वो रेगुलर कंज्यूमर हैं टी के। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 1000 पर्सन, 1000 में से 450 क्या पीते हैं, टी पीते हैं। इन अनदर डिस्ट्रिक्ट बी की बात करते हैं, 400 पर्सन वर रेगुलर दैट इज कंज्यूमर ऑफ टी आउट ऑफ सैंपल ऑफ 800 पर्सन। यहाँ पे मीन की बात नहीं हो रही, तो ये मीन वेजेस वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं हो रही, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला नहीं है, ये कह रहा है इतने में से इतनों ने चाय पी, इतनों में से इतने पीते हैं, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी जैसा केस है, प्रोपोर्शन का केस है, तो यहां से पता लग गया ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे 2 सैंपल है, डिस्ट्रिक्ट ए डिस्ट्रिक्ट बी, इसका मतलब ये डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के पेपर में समझ भी आना चाहिए, हम टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हैं, क्वेश्चन देख के पेपर में समझ आना चाहिए कहां से क्वेश्चन है, यहां से मुझे पता लग गया डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, डू दिस डाटा इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्ट्रिक्ट सो फार एज ड्रिंकिंग हैबिट इज कंसर्न। बहुत सिंपल फॉर्म होती है कि वो पूछ ले कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, सबसे सिंपल फॉर्म की यह बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना चेक करो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन ही होता है। बताती हूँ कैसे, पहले डाटा नोट करते हैं। हमारे पास N1 कितना है, दैट इज 1000 पर्सन का है पहला सैंपल, ये रहा, और हमारे पास N1 दिया हुआ है ना, हम P1 निकाल सकते हैं कैसे, 450 लोग चाय पीते हैं आउट ऑफ 1000, तो 450 बाय 1000 मेरे P1 की वैल्यू है। N2 कितना है, दैट इज मेरा 800 पर्सन है ना, बिल्कुल सैंपल कितने का 800 पर्सन, तो P2 कितना होगा 400 आउट ऑफ दैट इज 800। यहां से हम आंसर कैलकुलेट करेंगे जब आप डिवाइड करोगे। ठीक है, P1 और P2 किस में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। आगे चलते हैं, स्मॉल P1 P2 तो कैलकुलेट हो गए, कैपिटल P के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। जब डिफरेंस की बात हो रही होती है, कैपिटल P1 P2 मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते, वो पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। हमारे पास H0 H1 अल्फा ये सारे काम करना होता है, हमें पता है Z निकालना होता है, कैलकुलेशन होती है, फिर हमारा आंसर रेंज चेक करते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं। ये मैं हर क्लास में आपको ये बता रही हूँ। अब सबसे पहले H0 सेट करेंगे, कर देते हैं। ये क्या है, नल हाइपोथेसिस। अगर आपको याद हो जितने भी क्वेश्चन हमने सिग्निफिकेंट डिफरेंस के किए हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, एक का सैंपल दे दे कि इतने लोग चाय पीते हैं, दूसरे का सैंपल दे दे इतने लोग चाय पीते हैं, तो लास्ट में पूछ लिया क्या दोनों के हैबिट्स में, चाय पीने की हैबिट्स में क्या कोई खास फर्क है। अगर ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा नल हाइपोथेसिस हम क्या लेते हैं, दैट इज P1 इज इक्वल्स टू P2। हम मान के चलते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम हैबिट्स रखते हैं। जब क्वेश्चन में डायरेक्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए, नल हाइपोथेसिस हम क्या लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, P1 इज इक्वल्स टू P2। उसने कुछ नहीं पूछा कि कौन ज्यादा पीता है कौन कम पीता है, कुछ नहीं, क्या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, नहीं है, दोनों सेम है, P1 इज इक्वल्स टू P2। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है कि इससे उल्टा लेना है। अगर ये P1 इज इक्वल्स टू P2 है तो ये कहेगा P1 नॉट इज इक्वल्स टू P2। वो इन जनरल पूछ रहा है कि दोनों की टी हैबिट्स में फर्क है कि नहीं है, तो दोनों का इन जनरल का मतलब वो पॉपुलेशन पे बात कर रहा है, तो P1 इक्वल टू P2 पॉपुलेशन पे सेट कर रहे हैं, P1 नॉट इक्वल टू P2 उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, उससे उल्टा काम करता है। ये क्या है, टू टेल्ड। जब भी अल्टरनेटिव
ऑल्टरनेटिव लिखते हैं, वन टेल्ड टू टेल्ड बताना होता है। अल्फा दिया हुआ है नहीं, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.05, खुद से हम ले रहे होंगे। अब ये हो गया, ये z कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, z का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज P1 माइनस P2, ये फॉर्मूला है। हमें ये पहले निकालना पड़ेगा, हमने पहले ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए पहले PQ निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले P निकालेंगे। आप ऐसे ही पेपर में लिखोगे पूरा कि कैसे कैसे काम करना है। z पहले निकालना है, इसमें स्टैंडर्ड एरर चाहिए, स्टैंडर्ड एरर निकालो, स्टैंडर्ड एरर में P चाहिए, पहले P निकालो। पूरी आपने ऐसे लाइन बतानी कि मैं तो ये निकालने लगी थी बट इसमें ये चाहिए था इसलिए ये शुरू किया, ये निकालने लगी थी उसमें P चाहिए था मैंने P शुरू किया। आप P निकालोगे, आंसर क्या आ रहा है 0.47, इसी फॉर्मूला से N1 P1 N2 P2 जो दिए हुए हैं आगे, ये सारी वैल्यूज डालोगे। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 0.47, Q क्या होता है 1 माइनस P, 0.53 आ गया। इस PQ को आप इस वाले फॉर्मूला में डालोगे, PQ 1/N1 1/N2, सॉल्व करके क्या आएगा 0.0237। आप ऐसे काम कर रहे होगे। वैसे तो हम राउंड ऑफ करते चलते हैं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद इतने सारे जीरोस आ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं जीरो के बाद वाले भी लिख लें, है ना। ये नहीं 2 डिजिट तक लिखने हैं, तो जीरो के बाद वाले भी लिख लें। जीरो के बाद थे ही 2, मान लो 5 6, तो मैंने वो 5 6 यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे 0.0237 रूट लगाया इसका, ये मेरा आंसर आ गया। किसका है, स्टैंडर्ड एरर का। अभी मुझे कहाँ जाना है, Z पे जाना है। मैंने क्या लिया था, P1 इक्वल्स टू P2। सिग्निफिकेंट डिफरेंस में क्या लिया था कि P1 P2 के इक्वल है। सॉरी, नल हाइपोथेसिस में क्या लिया था कि P1 P2 के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो आंसर क्या होगा इसका 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये फॉर्मूला रह जाएगा। इसलिए सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाले क्वेश्चन में हमें कैपिटल P1 P2 यहाँ से चाहिए ही नहीं होता, दिया ही नहीं होता उन्होंने, क्योंकि हम पहले मान के चलते हैं वो दोनों इक्वल है। ये इक्वल होने से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा ये नल हाइपोथेसिस लिया हुआ हमें क्वेश्चंस में हेल्प कर जाता है। जरूरी नहीं हर बार ये लेंगे, क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा वैसा ले लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें इक्वल लिया हुआ हमें क्वेश्चन में हेल्प कर जाता है। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं लेना होता वो कोई ना कोई यहाँ पे हमें आइडिया क्लू देता है, क्वेश्चंस में समझ आएगा। अभी तो सिंपल सिग्निफिकेंट डिफरेंस पूछा था, चुपचाप H0 ले लिया करो कि दोनों सेम है, P1 P2 सेम है। आंसर निकाला क्या आया 2.1097। 5% पे बात हो रही थी, टू टेल्ड पे बात हो रही थी। 5% टू टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है 1.96। ये तो 1.96 से क्या आ गया, ज्यादा आ गया। यही लिखा है 1.96, ये तो क्या आ गया, वैल्यू ज्यादा आ गई, नोट लेस देन है ना। जो हमारी ये Z की वैल्यू इज नोट लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, क्योंकि आया नहीं उसके अकॉर्डिंग, उससे लेस आता। अगर क्रिटिकल वैल्यू से लेस वैल्यू आती है यहाँ पे, तब हमारी जो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। ये तो बड़ी वैल्यू आ गई, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का क्या मतलब है कि जो हमने P1 इज इक्वल्स टू P2 लिया था H0 में, ये रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया इसका मतलब दूसरी वाली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, H1 इज इक्वल्स टू P1 नोट इज इक्वल्स टू P2। मेरी बात समझ आ रही है। नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट। तो ये बात नहीं मानी हमने, ये बात मानी है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाती P1 इक्वल टू P2, रिजेक्ट होगी। दोनों सेम है, ये चीज तो रिजेक्ट होगी। अगर सेम नहीं है तो उनमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, क्योंकि इसने कहा था P1 नोट इक्वल्स टू P2। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, ऑल्टरनेटिव पे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव ने कहा था P1 P2 के इक्वल नहीं है, मतलब दोनों में डिफरेंस है, तो हम ये लिखेंगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, हेंस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट। पूरी स्टेटमेंट वाली लाइन आएगी, देखो बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट क्या लिखा है, दैट इज सो फार एज ड्रिंकिंग हैबिट इज कंसर्न। पूरी स्टेटमेंट वाली लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, देयरफॉर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the two districts as far as the drinking habits concerned। क्लियर है, पूरा क्वेश्चन से समझ आया। जितना आपने लास्ट क्लासेस में किया आज आराम से करेंगे, ताकि आपको नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सॉल्व करना, लिखना कैसे, सब रिवाइज हो जाए आज के टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चंस करने हैं, 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मशीन प्रोड्यूस दैट इज 20 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 400। 400 के बैच में 20 डिफेक्टिव आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर ओवरहोलिंग इट प्रोड्यूस 10 डिफेक्टिव्स इन अ बैच ऑफ 300। उसको ठीक करवाया गया, फिर 10 डिफेक्टिव हुए कितने के बैच में, 300 के बैच में। हैज द मशीन इंप्रूव्ड, आपको लगता है मशीन ठीक हुई है? मेरी बात ध्यान से देखो, यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा। 20 डिफेक्टिव थे 400 में से,
300 में कितने डिफेक्टिव है 10, तो क्या मशीन इंप्रूव हुई है, ये हमें चेक करना है। पहली बात, इसमें मीन कहीं नहीं दे रखा, ये मीन वाले टॉपिक से नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले टॉपिक से नहीं है। दूसरा, यहाँ पे 2 सैंपल्स दे रखे हैं, 400 का 300 का, इसका मतलब प्रोपोर्शन वाले में भी डिफरेंस वाला टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आया। ठीक है, n1 कितना है मेरे पास, दैट इज 400। P1 की वैल्यू क्या आएगी, 400 नीचे आएगा, 20 ऊपर। आप इसको कैलकुलेटर से पॉइंट्स में आंसर निकालोगे। और मैंने ना यहाँ पे जो कैलकुलेशंस आपको शो करी हैं, ये कोई ऐसे बुक से नोट डाउन नहीं की हुई, एक एक पॉइंट आप देखोगे मैंने सॉल्व करके एक एक पॉइंट आंसर लिखा हुआ है ताकि आप मैच कर पाओ। ये सब मैंने सॉल्व किया हुआ है, किसी बुक से डायरेक्ट कैलकुलेशंस नहीं उठाई गई है। तो आराम से कैलकुलेशन करना है, एक आंसर मैच करना, ऐसे नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया भाग लिए, नहीं, कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, करोगे, मुझे पता है आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। चलिए भाई, n1 400 है, P1 क्या है 20/400। n2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 300, और P2 कितना हो जाएगा, दैट इज 10/300। आप पॉइंट्स में यहाँ पे आंसर निकालोगे। ठीक है, हैज द मशीन इंप्रूव्ड, क्या मशीन इंप्रूव है ये देखना है। हमारे पास P1 P2 n1 n2 आगे। H नोट लेते हैं, ध्यान से देखना, 2 चांसेस है, बहुत ध्यान से देखना, 2 चांसेस है, क्या पता, यहां समझते हैं ध्यान से। हमारे पास 2 केसेस है, हो सकता है मशीन इंप्रूव हुई हो, ठीक है, हो सकता है मशीन इंप्रूव ना हो। सिर्फ स्क्रीन पे आराम से देखो, यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं समझा रही हूँ। हो सकता है मशीन इंप्रूव हुई हो सकता है मशीन इंप्रूव ना हो सकता है अगर मशीन इंप्रूव हुई इसका मतलब क्या है कि डिफेक्टिव आइटम्स कम हो गए। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मशीन इंप्रूव हुई इसका मतलब डिफेक्टिव आइटम्स क्या हो गए, कम हो गए। पी हम क्या ले रहे हैं, डिफेक्टिव आइटम्स, ये सैंपल के डिफेक्टिव आइटम्स हैं। कैपिटल पी क्या होंगे, दैट इज ऑफ पॉपुलेशन के डिफेक्टिव आइटम्स, ऑल के, जैसे पूरा कंप्लीट ले उसके डिफेक्टिव आइटम्स को पी कैपिटल पी से, सैंपल के स्मॉल पी से करें। अगर मशीन इंप्रूव होगी तो डिफेक्टिव आइटम्स क्या होंगे, कम होंगे, मतलब P2 कम होगा, यहाँ पे लेस वाला साइन होगा। P2 में कम होंगे, P1 में क्या होंगे, ज्यादा डिफेक्टिव आइटम्स होंगे। तो अगर इंप्रूव हुई है मशीन मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2, इसमें डिफेक्टिव आइटम्स पक्का ज्यादा रहे होंगे। पहले वाले में इंप्रूव का मतलब क्या है कि जब ठीक कराई तो उसमें कम डिफेक्टिव आइटम्स हो गए, मतलब P2 में कम डिफेक्टिव आइटम्स हैं। P1 इज ग्रेटर देन P2 अगर मशीन इंप्रूव हुई है। अगर मशीन इंप्रूव नहीं हुई इसका मतलब P2 में पहले से ज्यादा डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, या उतने भी डिफेक्टिव रहे तो हम कहेंगे ना इंप्रूव नहीं हुई। मैंने मशीन ठीक कराई, हो सकता है मशीन ठीक कराने के बाद पहले जितने ही डिफेक्टिव रहे तो भी मशीन ठीक नहीं हुई। हो सकता है मशीन ठीक कराने के बाद पहले से भी ज्यादा डिफेक्टिव हो गए तो और भी खराब हो गया। तो अगर हम कह रहे हैं मशीन इंप्रूव नहीं हुई मतलब सेकेंड चांस में ज्यादा डिफेक्टिव पीस आ रहे हैं, या फिर अगर पहले जितने भी आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि मशीन हमारी बढ़िया नहीं हुई, ठीक करवा के। बताओ ये बात समझ आई, P1 P2 कैसे समझ आए, दैट इज अगर मशीन इंप्रूव हुई है P1 इज ग्रेटर देन P2 मतलब यहाँ पे कम डिफेक्टिव है, यहाँ ज्यादा, तभी कह रहे हैं इंप्रूव हुई है। अगर मशीन इंप्रूव नहीं मतलब हो सकता है जब मैंने मशीन ठीक कराई या तो उतने ही डिफेक्टिव आ रहे हैं इसलिए इक्वल का साइन, या फिर पहले से भी ज्यादा डिफेक्टिव आ रहे हैं, ग्रेटर का साइन, ग्रेटर का मतलब यहाँ ज्यादा आ रहे हैं, ये नॉट इंप्रूव्ड के केस में होगा। अब H नोट H1 लिखना है, वो क्या चेक करने को कह रहे हैं, हैज अ मशीन इंप्रूव, क्या मशीन इंप्रूव हुई है, जो वो चेक करने को कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे हाइपोथेसिस सेट होते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लिखा उसने पूछा मशीन इंप्रूव हुई है। अगर सिंपल लिखता सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताओ फिर हम लिख देते P1 इक्वल टू P2, नहीं, उसने पूछा मशीन इंप्रूव हुई है, हमें ये केसेस उठाने हैं। अब H नोट में ये उठाऊंगे ये उठाऊं, H नोट में हमेशा इक्वल वाला उठाने की कोशिश करते हैं ताकि हम फॉर्मूला में वैल्यू डाल पाए। तो इक्वल का साइन इसमें है तो मैं H नोट किस में उठाऊंगी, दैट इज P1 लेस देन इक्वल्स टू P2। ये कौन से वाला है, ये नॉट इंप्रूव्ड वाला है। मैं H नोट वो उठाती हूँ जिसमें इक्वल का साइन हो कि Z के मैं जो फॉर्मूला में P1 इक्वल टू P2 डाल के वो जीरो करके खत्म कर पाओ। Z के फॉर्मूला में P1 माइनस P2 था ना, अगर ये इक्वल हो गए जीरो होके मेरा टर्म क्या आसान कर देंगे क्वेश्चन। तो जहां मुझे इक्वल का साइन मिले नल हाइपोथेसिस वो लेता है, मैं अपनी नल हाइपोथेसिस वाली वैल्यूज मान के ही फॉर्मूला में यूज कर पाती हूँ। तो ये रहा, तो इसके लिए यही बचा, दैट इज P1 ग्रेटर देन P2। बताओ समझ आया, क्वेश्चन ने कहा नहीं सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसने पूछा मशीन इंप्रूव हुई है, ये 2 केस बनाने हैं, बस बहुत सिंपल है। अब तो ये क्या है हमारे पास वन टेल्ड है, क्योंकि एक बात कर रहे हैं ना कि P1 ग्रेटर देन P2 है, दैट इज ये हमारे पास क्या है वन टेल्ड। अब अल्फा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.05।
ये हमारे अल्फा की वैल्यू होगी। अब हमने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ये N1 P1 N2 P2 की पॉइंट्स में आंसर निकालोगे आप, तभी क्वेश्चन होगा। फिर आप सारे यहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगे P1 N1 N2 P2, सीधा आप आ जाओ फॉर्मूला पे। ये रहा, इस फॉर्मूला के लिए स्टैंडर्ड एरर चाहिए, ये रहा स्टैंडर्ड एरर। इसके लिए PQ चाहिए, ठीक है, पहले PQ निकाल लो। P निकलेगा ये रही वैल्यू, फिर Q निकलेगा ये रही। स्टैंडर्ड एरर में वैल्यू डालो, एक एक का वैल्यू चेक करो, पूरा सॉल्व किया हुआ है। ये रहा, यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये रहा। आपको राउंड ऑफ करना भी समझ आएगा मैंने कैसे किया है। यहाँ पे ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आंसर है 0.0154। यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाली, क्योंकि ये मेरे जो नल हाइपोथेसिस उसमें इक्वल का साइन है, तो मैं इसको इक्वल ले सकती हूँ। बचा सिर्फ ये, अगर इस तरफ मोड ले रहे हैं तो इस तरफ भी मोड आ गया। यहाँ पे वैल्यूज डालोगे, आंसर इज 1.104। 5% पे वन टेल्ड की बात हो रही है। देखो 5% पे किसकी बात हो रही है, वन टेल्ड की। 5% पे वन टेल्ड पे वैल्यू होती है 1.64। ये आपको माइंड में रखनी है चीज, 1.64। ये कितना है, 1.1। ये तो हमारा क्या आ गया, कम आ गया। ये चीज मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। अगर क्रिटिकल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा आंसर कम आता है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। तो यही यहाँ पे, ओहो सॉरी रुको, अभी ये हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगी। देखो हमारे पास वैल्यू 1.64 थी, हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, Z की लेस है उससे, तो हमारा ये क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। नल हाइपोथेसिस थी क्या, देखो ध्यान से, नल हाइपोथेसिस क्या ली थी आपने, नल हाइपोथेसिस ली थी नॉट इम्प्रूव्ड। ये एक्सेप्ट होगी ना। नल हाइपोथेसिस में केस कौन सा लिया था, नॉट इम्प्रूव्ड का, तो लास्ट में लिखोगे हेंस मशीन हैज नॉट इम्प्रूव्ड। बताओ क्लियर है, पक्का देख लो, आपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ये केस समझ आया, अगर नहीं समझ आया एक बार दोबारा सुनना, ये बहुत सिंपल केस है, ये आपको आने चाहिए। आपकी बुक से क्वेश्चन तभी नहीं समझ आ रहे, ये चीजें मिसिंग होती हैं, ये समझना है, अपने आप चीजें समझ आएंगी। इक्वल वाला हम नल हाइपोथेसिस में उठाते हैं। चलें थर्ड क्वेश्चन पे, सेकंड क्लियर है, चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी 400 persons out of the sample of 500 persons were found to be a tea drinkers। कहता है एक्साइज ड्यूटी लगने से पहले 400 persons चाय पीते थे आउट ऑफ 500। तो N1 कितना है, 500, P1 कितना है, दैट इज 400 by 500, ठीक है। फिर एक्साइज ड्यूटी लगी, फिर अब क्या होंगे, 400 persons were known to be tea drinkers in a sample of 600 persons। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद आप सैंपल कितने का उठाया, 600%। उसमें से पता लगा कि 400 आउट ऑफ 600 जो है वो क्या करते हैं, चाय पीते हैं। बताओ कोई दिक्कत है, चले आगे। ये जो डाटा दिया होता वो हमने लिख लिया, N1 P1 N2 P2। आगे क्या पूछ रहा है, डू यू थिंक देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज in the consumption of tea after the increase in excise duty। आपको लगता है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद जो चाय पीने वाले लोग हैं वो कम हुए हैं सिग्निफिकेंटली, मतलब असर डला, दिख रहा है हमें कि बहुत लोग कम हो गए चाय पीने वाले जब एक्साइज ड्यूटी लगी। आपको लग रहा है इस इंफॉर्मेशन से ये चेक करने को वो बोल रहा है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पूछ रहा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज पूछ रहा है। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। डी से डिफरेंस, डी से डिक्रीज, फटाफट से डिफरेंस पढ़ लेते हैं। वो सिग्निफिकेंट क्या पूछ रहा है, डिक्रीज पूछ रहा है। अब हम लिखते हैं नल हाइपोथेसिस चाहिए हमें, दैट इज H1 चाहिए, ठीक है। P1 तो नहीं चाहिए हमें, H1 दैट इज, उसके बाद अल्फा, फिर Z निकालेंगे, फिर अपना वही डिसीजन लेंगे कि हमारी रेंज में है कि नहीं, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं H नोट की। उसने कहा क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, दो आंसर है, यस सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो भी सकता है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं भी हो सकता। इसके दो आंसर है। सिग्निफिकेंट डिक्रीज पूछा है ना उसने, डिफरेंस और डिक्रीज, इसके दो आंसर है। हो सकता है सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो सकता है सिग्निफिकेंट डिक्रीज ना हो। अगर सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं है इसका मतलब दोनों सेम रहे होंगे, एक्साइज ड्यूटी से पहले भी, एक्साइज ड्यूटी से बाद भी। जो वो सिचुएशन पूछता है उसको एक बार अपने माइंड में करके देखो। सिग्निफिकेंट डिक्रीज के दो आंसर्स हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं का मतलब क्या है कि पहले और बाद में जो हमारे पीने, टी ड्रिंक करने वाले लोग हैं वो सेम है, मतलब P1 P2 के सेम हुआ होगा। अगर कहें सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है इसका मतलब जो मेरा P2 है वो कम हुआ है, ये इस तरफ साइड
साइन आएगा, कम वाले की साइड ये आता है। अगर सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है इसका मतलब P1 ग्रेटर देन P2 हुआ होगा। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है कि P2 लेस देन P1, एक ही बात है। देखो P1 की तरफ ओपन है, इसमें P1 की तरफ ओपन है, डिफरेंस क्या है, पहले P1 लिखा फिर P2, यहाँ पहले P2 लिखा P1, ये दोनों एक ही बात है, इसमें डिफरेंस नहीं है। तो अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो P1 इक्वल टू P2 होगा। अगर सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है तो ये वाला केस बन रहा होगा। मुझे इसमें से एक नल हाइपोथेसिस लेनी है, एक ऑल्टरनेटिव, बताओ कौन सी लूं, कौन सी नल लूं, जल्दी से बताओ, ये वाली कि ये वाली? हाँ जी, जिसमें इक्वल का साइन है उसे नल हाइपोथेसिस लेना है। तो H0 क्या लेंगे, दैट इज P1 इज इक्वल्स टू P2, तो H1 दूसरे वाला हो जाएगा, दैट इज P1 ग्रेटर देन P2, कि पहले पीने वाले ज्यादा थे अब चाय पीने वाले कम हैं, ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है, तो दूसरा केस मैंने यहाँ ले लिया। एक को नल लेना था, एक को ऑल्टरनेटिव, इक्वल वाले को हमेशा नल लेते हैं। यहाँ पे हो गया ये P1 ग्रेटर देन P2, ये क्या है, दैट इज वन टेल्ड है, ये क्या है, दैट इज वन टेल्ड। अब नेक्स्ट अल्फा देखते हैं, अल्फा दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ, अल्फा क्या लेंगे 0.05। अब हम कैलकुलेशन करेंगे z की वैल्यू, उससे पहले स्टैंडर्ड एरर, उससे पहले स्मॉल p, ये सारी कैलकुलेशंस हम टर्न बाय टर्न कर रहे होंगे। z के लिए स्टैंडर्ड एरर चाहिए, वो ये निकाल रहे, इसके लिए p चाहिए तो पहले p निकाला, p से q, स्टैंडर्ड एरर में पुटिंग की, ये स्टैंडर्ड एरर आ गया, और फिर z निकाला, ये दोनों इक्वल थे, 0 हो गए, इधर मोड लिया तो इधर भी मोड ले लिया, ये वैल्यू कितनी आई 4.93। अब मेरी बात ध्यान से समझो, 4.93 आंसर है, वन टेल्ड के लिए 5% पे वैल्यू होती है 1.64, ये उससे क्या आ रहा है, ये तो उससे ज्यादा आ रहा है, इट मींस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, सही पे आया, नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ये रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, ये एक्सेप्ट होगी। इसका मतलब मैंने जो कहा था सही कहा था कि चाय पीने वाले डिक्रीज हुए हैं, दैट इज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द टी आफ्टर एक्साइज ड्यूटी। समझ आया, ये रिजेक्ट हुई है, ये एक्सेप्ट हुई है। इसका मतलब क्या था कि P1 में पीने वाले ज्यादा थे P2 के कंपैरिजन में, यहाँ पे क्या था एक्साइज ड्यूटी के बिना वाले, ये एक्साइज ड्यूटी के बाद यहाँ कम है ना, तो यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी आफ्टर द डिक्रीज इन दैट इज सॉरी आफ्टर द इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी। बात समझ आ रही है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, आपको एक एक वर्डिंग यहाँ से मिल जाएगी। हमें पता लग गया कि हाँ डिक्रीज हुआ है। आपको H0 H1 लेना आ गया पक्का। आपको ये कैलकुलेशन लंबी लग रही होगी बट ट्रस्ट मी, जितने क्लास में क्वेश्चन कराए सिर्फ उतने भी कर लो, आपका फ्लो बैठ जाएगा इस कैलकुलेशन पे। बहुत मजा आता है कैलकुलेशन करने पे, एक बार फ्लो बैठ जाए, अच्छा ये निकालना, फटाफट स्पीड बढ़ती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, दिस वन, अ मार्केट रिसर्चर एंगेज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी believe that the proportion of household using company's product in city A exceeds this proportion in city B by 0.05। किसी ने एक बात मान ली कि जितना सिटी A में प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो बढ़ गया है सिटी B से बाय 0.05। किसी ने बात, सैंपल की कोई बात नहीं, किसी ने कहा कि सिटी A में सिटी B से ज्यादा हो गया प्रोडक्ट का यूज बाय 0.05। सिटी ए में सिटी बी से 0.05 प्रोडक्ट की कंजम्पशन ज्यादा है, यही यहां लिखा हुआ है। तो P1 मैंने सिटी ए के लिए लिया, P2 सिटी बी के लिए लिया, तो P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 0.05, मतलब P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 0.05। समझ आई चीज? आगे देखो, द रिसर्चर कंडक्ट सर्वे, फिर उसने सर्वे कराया ऑफ 2 सिटीज, ए सिटी बी सिटी का कराया, फॉलोइंग रिजल्ट्स आए। ये हमारा यहाँ पे क्या है, रिसर्च की हुई है, ये मेरा N1 है, N2 है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग कंपनीज प्रोडक्ट, ये क्या है 120, 100, 120 जो है वो यूज कर रहे थे आउट ऑफ 160, तो P1 कितना बनेगा 120 बाई 160, सैंपल साइज 160 है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग कंपनीज प्रोडक्ट वो कितना है 120, यहाँ पे P2 कितना आएगा, दैट इज 150 बाई, दैट इज सॉरी 150 तो नीचे आएगा, अब आए यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। P1 कितना है N1 160, नीचे 120 बाई 160, 100 बाई 150, P1 आ गया,
P2 आ गया, N1 ये रहा, N2 ये रहा, हमारे पास P1 माइनस P2 दिया हुआ है। H नोट क्या ने, H1 क्या ने, यहाँ पे वो अपने पूछे हुए देखो क्या कह रहा है, यूज 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट रिसर्चर्स क्लेम। जो उसने बोला है ये चीज, इसको हमने टेस्ट करना है, इसको हमने क्या करना है, टेस्ट करना है, ये चीज टेस्ट करनी है। इसमें इक्वल टू का साइन ऑलरेडी है, हमने नल हाइपोथेसिस सेट करनी है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करनी है। इसमें ऑलरेडी इक्वल का साइन है तो मैं इसी को ही नल में ले लेती हूं। मैं नल में, नल हाइपोथेसिस में वो प्रेफर करती हूं जो इक्वल का साइन कंसीडर करे। यहां मैंने क्या ले लिया, इक्वल का साइन कंसीडर कर लिया। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव की। ऑल्टरनेटिव ये ले लें, P1 माइनस P2 नॉट इक्वल टू 0.05। बहुत ध्यान से बात समझना। ऑल्टरनेटिव ले लें कि P1 माइनस P2 नॉट इक्वल टू 0.05। ठीक है, क्या ऐसा लेना ठीक लग रहा है? ऐसे होता है ना, P1 नॉट इक्वल टू, तो समझ आता है इसकी वैल्यू 0.05 नहीं हो सकती, इससे कम होएगी या ज्यादा होएगी, ये लिखना आसान होता है। लेकिन P1 माइनस P2 नॉट इक्वल टू लिखना, ऐसे दो चीज का माइनस नॉट इक्वल टू, इससे बेटर है हम यहां लिख दें P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 0.05। ये बात समझ आ रही है? मैं यहाँ पे लिख सकती थी P1 माइनस P2 नॉट इक्वल्स टू 0.05। इसका मतलब क्या है कि P1 माइनस P2 लेस भी हो सकता है, P1 माइनस P2 ग्रेटर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू ना लेके मैंने क्या ले लिया, ग्रेटर ले लिया। आप नॉट इक्वल टू भी लेके कर सकते हो, लेकिन बुक्स में प्रेफर किया जाता है अगर दो टर्म्स ऐसे माइनस हो रही हो उसको लेस या ग्रेटर के साइन के साथ लिया जाए। मैं यहाँ पे ग्रेटर ही ले रही हूँ कि P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 0.05 है। रीजन समझ आया? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिख सकते, ये भी आ सकता था, ये इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल भी हो सकता था। लेकिन बुक्स में प्रेफर किया जाता है कि यहाँ पे जब दो टर्म्स माइनस हो रहे, नोट ना लेके लेस या ग्रेटर लो। मैंने ग्रेटर ले लिया। मैं आपको आपकी बुक के साथ भी साथ कोऑर्डिनेट कराते चल रही हूँ ताकि बुक्स देख के भी चीजें समझ आए। और अगर बुक्स नहीं भी देख रहे, यहाँ से भी पढ़ रहे हो तो कोई डाउट ना रहे आपको। करें स्टार्ट फिर, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। H नोट H1 सेट हो गया, अल्फा दिया हुआ है, यस 0.05। अब हमारे पास N1 देखो, N1 N2 P1 P2 सारे आंसर्स हैं। यहाँ पे कैपिटल P1 माइनस P2 भी दिया हुआ है। फटाफट से कैलकुलेशंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एरर, ये रहा P, ये हमने आंसर क्या निकाला 0.71। ये Q की वैल्यू आ गई, P ये था, Q ये हो गया, स्टैंडर्ड एरर निकाला 0.0516। Z में वैल्यू पुट करी 0.581। P1 माइनस P2 कितना था, दैट इज 0.05, वो यहाँ डाला हुआ है। ये ध्यान रखना, यहाँ जल्दबाजी में जीरो ना कर देना, क्वेश्चन में 0.05 दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे आंसर क्या है 0.581। हमारा ऑल्टरनेटिव क्या था, वन टेल्ड था। ये क्या है, ये एक वन टेल्ड है। अगर ये वन टेल्ड है, वन टेल्ड के लिए 5% पे वैल्यू होती है 1.64, है ना। और हमारे आंसर क्या है 0.581। ये तो 1.64 से लेस है, इसका मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। एक्सेप्ट का मतलब ये क्लेम ट्रू है कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.05। यही उसने क्लेम किया था। इट मीन्स हिज क्लेम इज ट्रू। मेरी बात समझ आई? देखो यही यहाँ पे लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको चीजें समझ आए। देखो 1.64 होता है 5% पे बात करें तो, ये कितना है, उससे कम है 1.64 से। इसका मतलब ये क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। इसका मतलब हाउसहोल्ड्स यूजिंग कंपनीज प्रोडक्ट, जो स्टेटमेंट में है वही पूरा लिखना है। देखो ध्यान से, हाउस होल्ड यहाँ लिखा होगा पूरा, हाउस होल्ड्स कहाँ पे, यही रहा, यूजिंग कंपनी प्रोडक्ट्स इन सिटी ए एक्सीड्स दिस प्रोपोर्शन इन सिटी बी बाय 0.05। ये चीज ट्रू है, पूरी लाइन एज इट इज क्वेश्चन वाली लिख देना। क्लियर है चीज? यहीं पर हमारा आज की क्लास कंप्लीट होती है। हमने क्या सीखा आज, अगर डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हो उसका से हम कैसे टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो चीज सीखी है। आई होप आपका H नोट H1 का कैसे सेट करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लेम बता रहा होता है क्या लेना है। H नोट में प्रेफर करते हैं कि हम इक्वल लें अगर उसकी वैल्यू फॉर्मूला में यूज हो रही है। जैसे डिफरेंस वाले में मुझे P1 P2 से बहुत काम होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि P1 इज इक्वल्स टू P2 लूँ कि मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाए। नहीं तो उसके बारे में कुछ दिया हो, जैसे ये दिया हो था, ताकि मैं वैल्यू
पुट कर पाऊँ, ये हमारा जो है कंसीडर रहता है। आप मेरी बात ध्यान समझना, आप प्रैक्टिस करो कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको लगता है इसमें ये हाइपोथेसिस क्यों नहीं ली, उसके बारे में सोचो, अगर लेके देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी। हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, जो वो डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू करते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाती है, आपको H0 H1 लेना ईजी लगता है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होती। बस प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट जितने क्वेश्चन क्लास में कराए वो तो आपने सॉल्व करने ही करने हैं। उसका H0 H1 खुद से सेट करके देखो और आंसर्स मैच करो। ये ही अगर आप नोट्स बनाते अच्छे से पढ़ लो, ये चैप्टर का क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर स्मॉल सैंपल्स। अभी तक हमने क्या किया, लार्ज सैंपल के लिए बात करी है ना, लार्ज सैंपल के सारे टॉपिक कर लेना, कहाँ गया ये रहा। लार्ज सैंपल्स के लिए हमने सारे टॉपिक कर लिए, अब हम स्मॉल सैंपल्स के लिए शुरू करेंगे। जो भी नई क्लास, नई वीडियो जो भी आ रहा है चैनल पे, PDF सबका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सब पे मिल जाएगा। इन दोनों टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इजीली जाके ज्वाइन करो, हर चीज से अपडेट रहोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको सारा लार्ज सैंपल का अच्छे समझ आया। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लार्ज सैंपल्स के 5 टॉपिक्स कैसे लगे, प्लस थ्योरी वाला अच्छे से समझ आया कि नहीं। फिर हम स्मॉल सैंपल्स पे जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.